हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो? सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, सब लोग अपनी तैयारी में लग रहे होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए उसी श्रृंखला में एक शिक्षण विधियों की बहुत अच्छी महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं, जो कि अपना पार्ट नंबर 10 रहने वाला है। इससे पहले अपन 9 क्लासें शिक्षण विधियों की कर चुके हैं। जिन लोगों ने पहले वाली क्लासें नहीं देखी, प्लेलिस्ट में जाकर क्लासों को ज़रूर देख ले, क्योंकि शिक्षण विधियों की बहुत अच्छी क्लासें मैंने डाल रखी हैं। और सबसे बड़ी बात, जो क्वेश्चन रीट लेवल सेकंड और लेवल 2 में 2022 में पूछे गए हैं, वो भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए करवाए हैं। आज की क्लास में ज़्यादातर क्वेश्चन वही हैं जो रीट लेवल सेकंड 2022 में आए थे, और कुछ क्वेश्चन वैसे हैं जो संभावित क्वेश्चन आने वाली परीक्षा में आने की संभावना है। आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और साथियों के साथ शेयर ज़रूर करना। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन, लेकिन वीडियो को पूरी जरूर देखना साथियों। देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। निम्न में से भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान होता है, तो भाषा शिक्षण पद्धति में सबसे ऊपर स्थान किसका होता है, ये पूछा जा रहा है। सर्वोपरि स्थान मतलब क्या बेहद महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए देन देने, पाठ्य पुस्तक, ग्रीन बोर्ड, झाड़न। दोस्तों आप सब लोग परिचित हो, जब कक्षा में अध्यापक द्वारा शिक्षण कार्य करवाया जाता है तो पाठ्य पुस्तक का स्थान बेहद महत्वपूर्ण होता है। पाठ्य पुस्तक के बिना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया साकार नहीं होती, तो बेहद महत्वपूर्ण स्थान तो पाठ्य पुस्तक का है। उसके अतिरिक्त जो कक्षा में सहायक सामग्री यूज ली जाती है वो भी जरूरी होती है। तो बेहद महत्वपूर्ण स्थान तो हो गया दोस्तों किसका? पाठ्य पुस्तक का। तो पाठ्य पुस्तक बहुत जरूरी है कक्षा में। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मातृभाषा राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जिस शिक्षण विधि से बल मिला। दोस्तों आप सब लोगों को पता है, राष्ट्रीय जागरण, मातृभाषा और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए महात्मा गांधी जी के द्वारा बल दिया गया था। महात्मा गांधी जी। तो अब आप लोग खुद बता दोगे इसका आंसर ऑप्शन के हिसाब से कि महात्मा गांधी ने कौन सी शिक्षा पर बल दिया था। दोस्तों वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन है आपके सामने डाल्टन योजना, बेसिक शिक्षा, किंडरगार्टन विधि और प्रोजेक्ट विधि। दोस्तों प्रोजेक्ट विधि का यूज तो सृजनात्मक बालकों के लिए किया जाता है। डाल्टन विधि के प्रवर्तक पार्क हर्स्ट पूछा जा चुका है परीक्षा में, रीट पात्रता परीक्षा 2022 में पूछा था। जबकि किंडरगार्टन विधि खेल खेल में शिक्षा देना, मारिया मोंटेसरी के द्वारा इस विधि का प्रवर्तन किया गया, तो इसके प्रवर्तक है मोंटेसरी। जबकि बेसिक शिक्षा, तो बेसिक शिक्षा के द्वारा मातृभाषा, राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को बल मिला है। दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा बेसिक शिक्षा दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों। क्वेश्चन है आपके सामने, ड्वाइट डब्ल्यू हेलन के द्वारा, ये नाम है किसी साइकोलॉजिस्ट का, तो ड्वाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई। ऑप्शन है सूक्ष्म शिक्षण, दल शिक्षण, मस्तिष्क विप्लव, अंतःक्रिया शिक्षण। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। जब आपने बीएड की थी तो बीएड के दौरान जो सूक्ष्म शिक्षण, अर्थात इसको बोलते हैं माइक्रो टीचिंग, ये आसान रहेगा आपको याद रखने में। माइक्रो टीचिंग से तात्पर्य है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कक्षा में आयोजित करवाई जाती है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में सीखना। सूक्ष्म का अर्थ ही होता है छोटा। जैसे अध्यापक पढ़ाता है तो आप कहोगे कि ज्ञानात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करना, भावात्मक उद्देश्य की पूर्ति करना, क्रियात्मक। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य को एक दिन सिखाना, फिर दूसरे दिन भावात्मक सिखाना, तीसरे दिन क्रियात्मक सिखाना। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति प्राथमिक कक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उसको रटाने पर शिक्षा पर बल दिया जाता है। प्राथमिक कक्षा के जो बालक होते हैं उसको अपन कुछ टेबल याद करवाते हैं, तो रटवाते हैं, उनको जोर जोर से बोलते हैं, बार बार उच्चारण करते हैं, तो एप और एप्पल याद करवाते हैं। उस चीज़ को वह सीख जाते हैं, लेकिन उनको उनकी समझ नहीं रहती दोस्तों, अर्थात भावात्मक पक्ष का ज्ञान नहीं होता। जो प्राथमिक स्तर के बालक होते हैं उनके लिए ज्ञानात्मक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। जबकि दल शिक्षण होता है जो समूह में
शिक्षा दी जाती है। जैसे अध्यापक के द्वारा 5-5 बच्चों का समूह वर्गीकृत कर दिया जाता है और किसी टॉपिक विशेष पर चर्चा करने के लिए दी जाती हैं, तो एक दूसरे से कम्युनिकेशन करके वह दल शिक्षण का आयोजन, उसमें विद्यार्थी टोलिक शिक्षण भी उसको बोला जाता है। बहुत सारे विद्यार्थी टोलिक शिक्षण में विद्यार्थी अधिक होते हैं, दल शिक्षण में ग्रुप में बांट दिया जाता है। पीयर ग्रुप जो आपके साथी बच्चे होते हैं उन्हीं को आपके साथ ग्रुप में शामिल किया जाता है और आप किसी बिंदु विशेष पर चर्चा करते हो, उसको दल शिक्षण कहा जाता है। मस्तिष्क विप्लव, मस्तिष्क विप्लव या मस्तिष्क उद्वेलन उसको कहा जाता है साथियों, जब कक्षा में अध्यापक कुछ प्रश्न पूछता है और आपको उस प्रश्न के उत्तर नहीं आता और उस प्रश्न के बारे में आपको उत्तर ढूंढने के लिए अध्यापक के द्वारा कुछ हिंट दे दिए जाते हैं, कुछ हिंट दे दिए जाते हैं और उस हिंट के बारे में सोचना और आपके मस्तिष्क में 2 या 2 से अधिक आंसर बार बार घूमना, तो आपका मस्तिष्क उथल पुथल होता है। इसी से याद कर लेना, मस्तिष्क उद्वेलन, तो उसको बोलते हैं मस्तिष्क विप्लव या मस्तिष्क उद्वेलन। अंतःक्रिया शिक्षण बोलते हैं दोस्तों, जब छात्र और अध्यापक के मध्य कम्युनिकेशन होता है, बातचीत करता है, अध्यापक से छात्र बिना किसी झिझक बेझिझक के सवालों के उत्तर पूछता है, वैसे शिक्षण पाठ्यक्रम को अंतःक्रिया शिक्षण कहा जाता है। तो कक्ष में अंतःक्रिया शिक्षण होना बेहद जरूरी है, तो कक्षा शिक्षण प्रभावी होगा और आसानी से बच्चों को याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो इस जो क्वेश्चन का आंसर है आपके सामने वो है सूक्ष्म शिक्षण। आपके सामने क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है कि सूक्ष्म शिक्षण विधि किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा डवाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा। या इस लैंग्वेज में भी पूछ सकता है कि डवाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी अधिगम शिक्षण विधि प्रस्तुत की गई थी, तो सूक्ष्म शिक्षण जो आपने बीएड के दौरान किया था, तो वही उसी विधि के प्रणेता हैं डवाइट डब्ल्यू एलन, सूक्ष्म शिक्षण विधि के। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियों एवं लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है, इस विधि को कहा जाता है। अर्थात भाषा की मूल ध्वनियाँ, किसी भी उच्चारण को अध्यापक अगर कठिन है तो बार बार उच्चारण करके या फिर लिपि का ज्ञान करवाकर या उसको मतलब विद्यार्थी के द्वारा लिखवा कर और उस उच्चारण को, उस शब्द वाक्य को आसान बनाने का काम किया जाता है, उसको किस विधि में गिना जाता है? भाषा प्रयोगशाला विधि, भाषा संसर्ग विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, खेल विधि। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने पाठ्य पुस्तक विधि के द्वारा विद्यार्थी को भाषा की मूल ध्वनियों तथा लिपि का ज्ञान करवाया जाता है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया? मैंने ऊपर वाले जो क्वेश्चन में डिस्कस किया था सूक्ष्म शिक्षण वाले में, वहीं पर इसका आंसर बता चुका हूं। अगर आपने मैंने जो एक्सप्लेन किया था वो ध्यान से सुना होगा तो आप लोग अभी तक आंसर कर देंगे कि डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया? किलपैट्रिक के द्वारा, डाल्टन के द्वारा, मॉन्टेसरी के द्वारा, पार्कहर्स्ट के द्वारा। दोस्तों किलपैट्रिक कौन थे, मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया है, अगर आपने क्लास ध्यान से देखी होगी तो आप लोग आंसर बता दोगे। किलपैट्रिक थे दोस्तों परियोजना विधि के प्रवर्तक हैं, परियोजना विधि के प्रवर्तक। आप कहोगे सर जॉन डीवी हैं, तो जॉन डीवी के शिष्य ही थे दोस्तों किलपैट्रिक। तो जॉन डीवी के निर्देशन पर इन्हों, अगर जॉन डीवी ऑप्शन में नहीं है तो ये भी आपका राइट आंसर माना जाता है, किलपैट्रिक जॉन डीवी के ही शिष्य थे। अगला जो मॉन्टेसरी हैं वो केल विधि के प्रवर्तक हैं। पार्कहर्स्ट बचा, तो पार्कहर्स्ट ही आपके डाल्टन प्रणाली के आविष्कारक हैं दोस्तों। पार्कहर्स्ट नाम बहुत अच्छा है, आप अपना दिमाग मत लगा लेना कि डाल्टन विधि के प्रवर्तक तो डाल्टन ही होंगे, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन डाला जाता है वहाँ पर। पार्कहर्स्ट है, कठिन नाम है, थोड़ा 1-2 बार याद करोगे, उच्चारण करोगे तो याद हो जाएगा। डाल्टन विधि पार्कहर्स्ट, डाल्टन विधि पार्कहर्स्ट, 4 नंबर ऑप्शन सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अभिकर्मित अनुदेशन विधि का सिद्धांत है। अभिकर्मित अनुदेशन, अभिकर्मित अनुदेशन का मतलब है दोस्तों क्रम से सीखना, मतलब क्रम से सीखना। तो
ज्ञान की पूर्ण इकाई का सिद्धांत, सामाजिक सहयोग का सिद्धांत, कर्मिक लघुपदों का सिद्धांत, व्यष्टित्व का सिद्धांत। दोस्तों, कर्म से सीखने से मेरा तात्पर्य है विशिष्ट से सामान्य की ओर और हंस से पूर्ण की ओर तथा ज्ञात से अज्ञात की ओर। ये जो क्रम शिक्षण सूत्र होते हैं आपने पढ़े होंगे बीएड के दौरान ही, तो इन शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है। तो अभिक्रमित विधि का सिद्धांत कौन सा है? तो उसका जो सही जवाब हो जाएगा कर्मित लघु पदों का सिद्धांत, अभिक्रमित अनुदेशन विधि का सिद्धांत। कर्मित, वहां भी कर्मिक की बात की जा रही है, यहाँ भी कर्मित लघु पदों का सिद्धांत। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? रीट 2022 लेवल 2 में पूछा गया है। 22 जुलाई को जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था दोस्तों। अब देखिए आपके सामने 27 जुलाई 2022 को जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा था ये क्वेश्चन। अध्यापक, बच्चा, विषय वस्तु, वातावरण। दोस्तों, क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल रहा है। अगर शिक्षार्थी केंद्रित हैं तो शिक्षार्थी केंद्रित हैं तो बाल केंद्रित या बच्चा ही तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा। अगर शिक्षक केंद्रित होती तो अध्यापक हो जाता। तो बाल केंद्रित जो विधि है जो आपने पढ़ी होगी, डेमोक्रेटिक विधि अर्थात प्रजातांत्रिक विधि होती हैं, उसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो शिक्षक केंद्रित और बाल केंद्रित। तो जिसमें शिक्षक केवल मार्गदर्शक भूमिका निभाता है वो बाल केंद्रित विधि होती है, उसमें मुख्य एवं सक्रिय भूमिका छात्र की होती है दोस्तों। जबकि जिसमें शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसको शिक्षक केंद्रित विधि कहा जाता है। तो आज की शिक्षा कैसी है? बाल केंद्रित शिक्षा है दोस्तों। तो आपके सामने बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार, एनसीएफ 2005 आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है दोस्तों। इसकी क्लास में डाल दूंगा। एनसीएफ 2005 पूरा जरूर पढ़ लेना। यहाँ से तो 2 क्वेश्चन तो पक्के पूछे जाएंगे क्योंकि आपके सिलेबस में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है ये टॉपिक। और एक है आपके सामने आरटी एक्ट अर्थात शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। यहाँ से भी पक्के 2 क्वेश्चन पूछे जाने, तो 4 क्वेश्चन का मैटर तो यहाँ से आप लोगों को मिलेगा। आसान है लेकिन थोड़े लंबे टॉपिक है तो आप लोगों को टाइम लग जाएगा, लेकिन तैयार कर लेने चाहिए। एनसीएफ 2005 क्वेश्चन इसी प्रकार से छोटे ही पूछे जाएंगे, लेकिन आप लोग अगर एग्जैक्ट नॉलेज नहीं होगी तो गलत कर दोगे क्वेश्चन को। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? अनुमोदक, सुविधादाता, आधिकारिक और तानाशाह। बिल्कुल सुविधादाता मिल सकता है। ऑप्शन में आपको मार्गदर्शक भी मिल सकता है। मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। शिक्षक की भूमिका केवल मार्गदर्शक या सुविधादाता की होती है। कैसे? अगर विद्यार्थी को शिक्षण प्रक्रिया के दौरान कुछ प्रॉब्लम आ रही है, किसी विषय वस्तु को समझने में है, तो विद्यार्थी केवल उसकी मदद करता है, टीचर उसकी मदद करता है या सुविधा प्रदान करता है और विद्यार्थी की जो समस्या का समाधान करता है। तो उसकी भूमिका किस प्रकार हुई? सुविधादाता या मार्गदर्शक की। जबकि मुख्य भूमिका किसकी है? छात्र की। तो यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार एक छात्र की भूमिका होनी चाहिए, तो आंसर हो जाएगा मुख्य भूमिका। मुख्य किसकी होगी? छात्र की। जबकि मार्गदर्शक या सुविधादाता की अध्यापक की होगी। अगला क्वेश्चन, किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन है। अब आप लोग आंसर दोगे मेरे को कि किंडरगार्टन विधि किनके द्वारा दी गई थी। मैंने ऊपर क्वेश्चन में 2 बार चर्चा कर ली, इस बार आंसर आप लोग दोगे या आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन बताना है कि एक अमनोवैज्ञानिक प्रणाली है, उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी। कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप प्रदान किया। और 4 नंबर ऑप्शन है, भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती। बिल्कुल 4 नंबर ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा कि भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि के अंतर्गत नहीं दी जाती। यही ओनली सत्य है। जबकि उपयुक्त कथन है जो असत्य हैं। क्यों? ये अमनोवैज्ञानिक नहीं है, मनोवैज्ञानिक विधि है। उच्च माध्यमिक स्तर के लिए नहीं है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए है। कुक महोदय नहीं है दोस्तों। इसके प्रवर्तक तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय
पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005। आप कहोगे सर ये क्या है, तो ये वही है दोस्तों, NCF 2005 नेशनल करिकुलम फेडरेशन, जो राष्ट्रीय रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 भाषा को बच्चों के सबसे समृद्ध संसाधन मानती हैं। तो सबसे समृद्ध संसाधन क्या मानता है NCF 2005? अस्मिता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना, क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, एक तो पूछना श्योर है। अस्मिता, व्यक्तित्व, व्यवसाय और भाषा। दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 भाषा को बच्चे के सबसे समृद्ध संसाधन मानती हैं। तो सबसे समृद्ध संसाधन किसको मानती हैं? अस्मिता, व्यक्तित्व, व्यवसाय और भाषा। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों व्यक्तित्व, बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के मूल छात्र, शिक्षक, शैक्षिक संस्थान और हैं। तो शिक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण एक तो स्टूडेंट और टीचर और शैक्षणिक संस्थान। आप लोग बताओगे मेरे को शिक्षा कितने प्रकार की होती है? चलो मैं ही बता देता हूँ। शिक्षा होती है 3 प्रकार की, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होता है? विद्यालय होता है। अर्थात कैसे होता है? औपचारिक शिक्षा उसे बोलते हैं दोस्तों जिसका समय व स्थान निर्धारित होता है। कैसे? आप लोग स्कूल जाते हो, आप लोगों को फिक्स पता है कि पहला कालांश इंग्लिश का आएगा, तो 30 या 40 मिनट होते ही आप लोगों की बेल लग जाएगी और आप लोग पता लग जाएगा कि अगला कालांश गणित का है। तो आप अपने आप गणित की बुक निकालोगे, जो ही 2 बजेंगे तो आपके स्कूल की छुट्टी हो जाएगी और आप स्कूल से आ जाओगे। तो कैसे? समय भी निश्चित हुआ कि 8 से 2 बजे तक आपका विद्यालय का समय है, जबकि स्थान निर्धारित हुआ आपका विद्यालय। उसी को औपचारिक शिक्षा या फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा बोलते हैं दोस्तों जिसका समय और स्थान निर्धारित नहीं होता है। अनौपचारिक शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है दोस्तों विद्यालय। इनको हल्के यहाँ पर परिवार। अनौपचारिक शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है परिवार। दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूँ, इनको क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आप लोग इनको हल्के में नहीं लेना, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से भी औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा आपको पढ़ना पड़ेगा ही। और यहाँ पे भी इसकी शिक्षा की बात आ गई, इसलिए मैं आप लोगों को बताना उचित समझता हूँ। निरौपचारिक शिक्षा होती है जिसका न तो जिस शिक्षा से का संबंध औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा दोनों से ही होता है, उसको निरौपचारिक शिक्षा में गिना जाता है। तो आप लोगों को पता है कि जो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान क्या क्या बेहद महत्वपूर्ण है। भाई एक तो स्टूडेंट होना चाहिए, एक टीचर होना चाहिए, एक स्कूल होना चाहिए, और क्या जरूरी है? तो पाठ्यक्रम भी तो बहुत जरूरी है दोस्तों। पाठ्यक्रम अर्थात आपका सिलेबस के बिना किसका अध्ययन करोगे आप? पाठ्यक्रम भी तो बेहद महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम, तो यहाँ पर बी नंबर जो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। नियम का उल्लंघन, संदर्भ की समझ न होना, नियम कंठस्थ न होना, नियमों का अति सामान्यीकरण। उसने खाया, उसने पढ़ा, उसने चीखा, तो नियमों का अति सामान्यीकरण हो गया दोस्तों। बिल्कुल सिंपल नियम है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने दोस्तों, भाषा सीखने के प्रमुख चरण क्या हैं? तो भाषा सीखने के कौशल की बात करूं तो आप लोग जानते हो ही, सही मैं चर्चा कर ही चुका हूं पहले की क्लासों में। LSRW सर ये क्या है? तो लिसनिंग का मतलब तो है सुनना, स्पीकिंग, S से स्पीकिंग बोलना, R से रीडिंग पढ़ना, W से क्या होता है? लिखना। दोस्तों शिक्षण कौशलों का यही क्रम है, पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा, एक की बार और पूछेगा, हर बार पूछता है कि इनका क्रम बताइए। आप लोगों को बताना है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यही इनका क्रम है। इंग्लिश में आसानी से याद हो जाएगा, इसलिए मैंने इंग्लिश में लिखा है LSRW। तो यहाँ पर प्रमुख चरण उपरोक्त सभी, केवल पढ़ना, केवल लिखना, केवल समझना, बिल्कुल उपरोक्त सभी। ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। पढ़ना भी जरूरी है, लिखना भी जरूरी है और समझना भी जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो बच्चा जितना जल्दी बोलना सीखता है वह उतना ही जल्दी
सोचता भी हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। जरूरी है, जितना जल्दी बोलना सीख गया तो जब आपके जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं कौन है, जैसे उधर से जीन पियाजे की बात करूं तो जीन पियाजे साहब बोलते हैं कि बालक में पहले चिंतन का विकास होता है फिर भाषा का विकास होता है। जबकि आपके जेरोम ब्रूनर बोलते हैं कि बालक में पहले भाषा का विकास होता है फिर उसके बाद चिंतन का विकास होता है। तो ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर जल्दी बोल गया तो चिंतन करना भी जल्दी सीखेगा। तो सोचना या चिंतन करना, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नियमित रूप से किसी भाषा को सुनकर बच्चे क्या ग्रहण करते हैं? किसी भाषा को सुनकर बच्चे क्या ग्रहण करते हैं नियमित रूप से? शब्द, ध्वनि, अर्थ और भाषा की बुनियादी संरचना। बिल्कुल अर्थ ग्रहण करते हैं दोस्तों, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा में छात्रों की सक्रियता देखी जाती है शिक्षक की हाँ में हाँ मिलाने से, शोर मचाने में, मौन बैठने में, सुनने और बोलने में। बिल्कुल दोस्तों, अगर विद्यार्थी सुन रहे हैं किसी चीज़ को और जब टीचर उनसे कुछ विषय वस्तु के बारे में जानकारी पूछता है कोरिलेट करने के लिए, तो सुन, अगर वो समय समय पर बोलेंगे या फिर अगर मान लो विद्यार्थी से टीचर पूछ रहा है किसी चीज़ का जवाब मांग रहा है और विद्यार्थी बोल ही नहीं रहा, तो काहे का सक्रिय है वो? बिल्कुल नहीं है ना। तो सुनने और बोलने में उनकी सक्रियता देखी जाती है। ऐसे है कि मौन बैठने में नहीं, बिल्कुल साइलेंट बैठे हैं तो इसका मतलब उनको, उनका माइंड कहीं दूसरी जगह है, वो एक्टिव नहीं पैसिव है। सुलेख से तात्पर्य है, सुलेख से क्या तात्पर्य है? सुलेख का तात्पर्य है दोस्तों सुंदर लेख। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास यहीं तक है दोस्तों। थैंक यू।